हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग सबसे बेसिक चैप्टर और 11th की फर्स्ट चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को शुरू करने वाले हैं। और ये बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ईजीएस्ट चैप्टर है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, सिर्फ एनसीईआरटी पे स्टिक करना है। कुछ चेंजेस है जो न्यू एनसीईआरटी में की गई है एज़ कम्पेयर टू ओल्ड एनसीईआरटी। वो जैसे जैसे मेरे लेक्चर्स बनेंगे उसमें मैं आपको लेक्चर के साथ ही बताते जाऊँगी कि क्या चेंजेस हैं। तो आज ये लेक्चर बहुत ही छोटी सी रहने वाली है। इसमें सिर्फ हम इंट्रोडक्शन टू सेल एंड सेल थ्योरी कंप्लीट करेंगे जल्दी से। तो मेरा नाम शुभ्रा सिन्हा है एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं बीटेक बायोटेक्नोलॉजी की स्टूडेंट हूँ और ये मेरा यूट्यूब चैनल है एम टू नीट। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। अगर मेरी लेक्चर की नोट्स अच्छी लगे और नोट्स चाहिए हो तो आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत यहीं से होती है कि सेल क्या है। हमारी सेल की डेफिनेशन से शुरू होती है कि सेल एक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है हमारे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का। जितने भी जीव जंतु इस दुनिया में प्रेजेंट है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, उन सब में जो बेसिक यूनिट है जो होना ही चाहिए वो है हमारा सेल। एवरीथिंग जो भी लिविंग है उनमें सेल प्रेजेंट होना ही चाहिए। जो ऐसी ऑर्गेनिज्म जिसमें सेल नहीं प्रेजेंट होती, जो ए सेल्यूलर है, उसको हम लिविंग कंसिडर नहीं करते। जैसे कि वायरस हमारा ए सेल्यूलर होता है, इसमें कोई सेल नहीं होता, इसीलिए हम इसको डेड कंसिडर करते हैं आउटसाइड आवर बॉडी। हमारे बॉडी के बाहर अगर वायरस प्रेजेंट है तो हम उसको डेड कंसिडर करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ए सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, उनके पास सेल्स नहीं है। और हम लिविंग उसी को कहते हैं जिसके पास सिर्फ एक सेल तो मिनिमम हो ही, उसके अलावा मैनी सेल्स हो सकती है, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम ये क्राइटेरिया है कि जो बेसिक यूनिट है हमारी ज़िंदगी का, जो सबसे बेसिक चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी के वाइटल फंक्शंस को परफॉर्म करेगा, वो हमारा सेल है। अगर ये नहीं है तो हम जीवित कंसिडर नहीं किए जाएंगे। इसीलिए जो हमारा वायरस है, क्योंकि वो ए सेल्यूलर है तो इसको हम डेड कंसिडर करते हैं जब वो हमारे बॉडी के बाहर में होता है। फिर जैसे ही ये हमारे बॉडी में एंटर करता है, वायरस जैसे हमारे बॉडी में एंटर करता है, फिर ये हमारे मैकेनिज्म को अडॉप्ट कर लेता है, हमारे मशीनरी को टेक ओवर कर लेता है एंड फिर ये हमें डिजीज़ कॉज करता है। हमारे बॉडी से बाहर ये लिविंग नहीं, हम इसको कहते हैं, बिकॉज ये ए सेल्यूलर है। समझ आई? तो यहाँ पे वही है कि सेल एक फंडामेंटल, बहुत बेसिक, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चरल यानी कि एक सेल बहुत सारे सेल से मिलकर के टिश्यू बनाती है, फिर ऑर्गन बनाती है। बेसिक हमारे बॉडी की ये स्ट्रक्चरल यूनिट है एंड ऑल्सो ये फंक्शंस कर रही होती है। हर एक सेल, इवन अ सिंगल सेल इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग फंक्शंस। तो ये फंक्शंस कर रही होती है हमारे अंदर, इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये जो सेल है वो फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये हम बचपन से पढ़ते आते हैं और ये वाली जो स्टेटमेंट है ये तो हम सबको याद रहती ही है। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। यहाँ पे बोला गया है कि हम ये सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, वो सारे क्या होंगे? सेल से बने होंगे। हो सकता है कि वो सिंगल सेल से बने हो, एक सेल हो सिर्फ उनके अंदर प्रेजेंट। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम यूनी सेल्यूलर कहते हैं। यूनी मीन्स सिंगल और वन, और सेल्यूलर मीन्स सेल, हैविंग सेल। तो एक सेल जिनके पास होती है उनको हम यूनी सेल्यूलर कहते हैं। और ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं जिनके पास बहुत सारे सेल्स हो। तो जिनके पास बहुत सारे मल्टीपल सेल्स या फिर मैनी सेल्स होते हैं उनको हम मल्टी सेल्यूलर कहते हैं। मल्टी मीन्स मल्टीपल एंड सेल्यूलर्स में कंसिस्ट सेल, मल्टीपल सेल्स को वो कंसिस्ट कर रहे होते हैं, इसलिए हम उनको मल्टी सेलर कहते हैं। जैसे कि ह्यूमंस, हम सब कैसे, हम सब मल्टीपल सेल्स को कंसिस्ट कर रहे हैं, मल्टी सेलर है। कैसे? क्योंकि हमारे अंदर सेल्स सिर्फ एक नहीं प्रेजेंट है, बहुत सारी सेल्स मिल करके हमारी क्या बना रही है? टिश्यू। फिर बहुत सारी टिश्यू मिलके हमारी ऑर्गन बना रही है एंड देन फिर बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम को बना रहे होते हैं। तो हम मल्टी सेलर में आते हैं। लेकिन अगर बात किया जाए यूनिसेलर, जैसे बैक्टीरिया, एग्जाम्पल इसका हो गया बैक्टीरिया, वो यूनिसेलर होती है, वो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म होती है, यानी उसके पास सिर्फ सिंगल एक सेल प्रेजेंट होता है। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट सेल स्ट्रक्चर डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। यानी कि कोई भी सेल के स्ट्रक्चर से, अगर एक सेल के स्ट्रक्चर से कम है किसी ऑर्गेनिज्म में, तो वो इंडिपेंडेंटली जी नहीं सकता। यानी उसको होस्ट चाहिए होंगे अपने लाइफ साइकिल और जीवन को कंप्लीट करने के लिए।
उसको होस्ट की ज़रूरत होगी अपने जीवन को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि एक सेल से छोटा आप क्या ही बनाओगे। अगर आपको कोई सेल बनाने बोले तो आप बनाओगे एक सेल। अब ऐसा थोड़ी आपने सुना है आधा सेल बना दिया या 1/4 सेल है उसमें, ऐसा तो नहीं होता। सेल का मतलब है कि भाई सेल ये है, सिर्फ एक सेल ये है, इसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स हैं एंड सेल मेम्ब्रेन एंड ये सेल है हमारी सेल। तो सेल होल नंबर में होती है। तो अगर एक सेल से कम किसी भी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है तो वो कभी भी इंडिपेंडेंटली जी नहीं सकता, वो किसी ना किसी पे डिपेंडेंट होगा, और उसको हम लिविंग भी कंसिडर नहीं करते हैं अगर वो सेल उसमें एक सेल भी अगर प्रेजेंट नहीं हो। मिनिमम क्राइटेरिया है एक सेल तो होना ही चाहिए लिविंग के लिए, एंड उसको हम यूनिसेलुलर कहते हैं। और आपको पता है अगर एक सेल भी है वो मल्टीसेलुलर नहीं है तब भी ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, इनको किसी की डिपेंडेंसी की ज़रूरत नहीं है, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, अपने सारे वाइटल फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, अपने जीवन में हर लाइफ साइकिल को पूरा करते हैं। इनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी अदर होस्ट ऑर्गेनिज्म या किसी की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके पास एक सेल है। एक सेल से भी कम अगर किसी के पास है तो वो इंडिपेंडेंटली जी नहीं सकता। तो ये लाइन वही कह रही है कि एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट सेल स्ट्रक्चर डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। अब आते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं हमारी। अभी जैसे कि मैंने बताया कि जो हमारी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होती है यानी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो हमारी होती है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है एंड एसेंशियल फंक्शंस जो है अपनी ज़िंदगी की वो सारी परफॉर्म कर रही होती है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज कैपेबल of independent existence and performing essential functions of life। अब आते हैं हमारे कुछ साइंटिस्ट हैं। एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक, इन्होंने सबसे पहले सेल को देखा था एंड डिस्क्राइब किया था एक जिंदा सेल को। जैसे कि अगर मैं बात करूँ रॉबर्ट हुक की, आप चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हो। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ रॉबर्ट हुक की, तो इन्होंने डेड सेल्स को सबसे पहली बार देखा था। ये डिफरेंस याद रखेंगे, इन्होंने डेड सेल्स को सबसे पहली बार इन्होंने देखा था। कॉर्क के स्ट्रक्चर में इन्होंने सेल्स को देखा था, डेड कॉर्क सेल को इन्होंने देखा था। मतलब इन्होंने फर्स्ट सॉ सेल, इन्होंने भी सबसे पहले सेल को देखा था, लेकिन कैसे सेल को देखा था? इन्होंने डेड सेल को देखा था। सबसे पहले इन्होंने सेल को देखा था लेकिन डेड सेल को देखा था। एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक और रॉबर्ट हुक में ये डिफरेंस है कि एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने पहली बार लाइव सेल, जिंदा सेल को देखा था एंड रॉबर्ट हुक ने डेड कॉर्क सेल को देखा था। रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन काफ़ी सिमिलर है, बट ब्राउन से ऐसे याद रखेंगे कि न्यूक्लियस डेंस होता है, ब्राउन कलर का होता है। ऐसा सोचेंगे अपने दिमाग में कि ब्राउन कलर की न्यूक्लियस, ऐसे हम जब भी न्यूक्लियस बनाते हैं तो हमें पता होता है ना कि डेंस होता है, तो एकदम डार्क कलर, तो ब्राउन कलर से हम याद रखेंगे कि न्यूक्लियस की बात हो रही है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। मैंने क्या बोला कि एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक जो थे उन्होंने सबसे पहले देखा और डिस्क्राइब किया एक जिंदा सेल को। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले देखा और डिस्क्राइब किया डेड सेल को। ये डिफरेंस है, कॉर्क सेल्स उन्होंने देखा था और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। अब आते हैं हम लोग के इस लेक्चर के आखिरी टॉपिक जो कि हमारा है सेल थ्योरी पर। तो सेल थ्योरी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, हमेशा आते हैं, एक नए क्वेश्चंस तो आते ही हैं। तो सेल थ्योरी पे अगर बात करें तो सेल थ्योरी में ना 3 साइंटिस्ट की बात की गई है। अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूँ तो यहाँ पे 3 साइंटिस्ट के बारे में हमें बताया गया। सबसे पहले जो साइंटिस्ट हैं वो हैं हमारे स्क्लेडन, जो दूसरे साइंटिस्ट हैं वो है हमारे श्वान, एंड जो तीसरे साइंटिस्ट हैं वो हैं हमारे रुडोल्फ वर्चो। ये 3 साइंटिस्ट हैं जो कि हमारे सेल थ्योरी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। सबसे पहले जो सेल थ्योरी दिया था वो स्क्लेडन एंड शॉन ने ही दिया था। रुडोल्फ वर्चो जो थे वो फाइनल शेप दिए थे सेल थ्योरी को, यानी थोड़ा एडिटिंग वगैरह किया था सेल थ्योरी पर। एंड बाकी जो ये दोनों साइंटिस्ट हैं स्क्लेडन एंड शॉन, इन्होंने ही मेन सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया। अब देखते हैं कि इसमें भी स्पेसिफिक क्या बातें हैं। स्क्लेडन की बात करें तो ये एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, जर्मनी के थे ये, और ये बॉटनिस्ट थे यानी प्लांट पे काम कर रहे होते थे, प्लांट के बारे में स्टडी करते थे, प्लांट के बारे में जानते थे, तो इनको हम कह रहे हैं बॉटनिस्ट, जर्मन बॉटनिस्ट थे। दूसरे साइंटिस्ट जो थे हमारे वो शॉन थे, वो जर्मन जूलॉजिस्ट थे। अगर पहले वाली एनसीईआरटी की बात करें तो वहाँ पर
ओल्ड एनसीईआरटी में यहाँ पे श्वान का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, बट न्यू एनसीईआरटी में ये ब्रिटिश अब नहीं है, यहाँ पे जर्मन कर दिया गया है। तो यहाँ पे इन केस अगर आप इस वर्ड पे ध्यान ना दे तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि ब्रिटिश नहीं है, ठीक है। अब इनको चेंज कर दिया गया है, तो अब ये ब्रिटिश नहीं रहे हैं, ये याद रखना, ठीक है। यहाँ पे एनसीईआरटी जो है वो चेंज हुई है और एनसीईआरटी ने अभी यहाँ पे शॉन साहब को ब्रिटिश जूलॉजिस्ट से जर्मन जूलॉजिस्ट कंसिडर कर दी है। तो स्क्लेडन जो थे वो हमारे जर्मन बॉटनिस्ट थे, प्लांट पे काम किया था, एंड शॉन ने एनिमल पर काम किया था, इसलिए इनको जूलॉजिस्ट कह रहे हैं। तो डेट याद रखेंगे, स्क्लेडन ने जब काम किया था तो वो टाइम था 1838 एंड शॉन ने जब काम किया था तो 1839, जस्ट एक साल का डिफरेंस है। 1838 में स्क्लेडन ने काम किया एंड शॉन ने 1839 में काम किया। स्क्लेडन ने क्या देखा कि उन्होंने लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को एग्जामाइन किए, ठीक है, एंड ऑब्जर्व किया कि सारे प्लांट्स जो हैं अलग अलग तरह के सेल्स से बने हुए हैं और सारे सेल्स मिलकर के क्या बना रहे हैं, हमारे टिश्यूज़ बना रहे हैं। तो बेसिकली स्क्लेडन साहब ने क्या किया, वो गए और बहुत डिफरेंट तरह के प्लांट्स को लेकर के आए, अलग अलग प्लांट्स को स्टडी किया उन्होंने, और अलग अलग प्लांट्स में ऑब्वियसली उन्होंने देखा तो उन्हें अलग अलग सेल्स मिले, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स मिले, और जब उन्होंने उसको फर्दर नोटिस किया तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे सेल्स जो हैं आपस में मिल करके क्या फॉर्म कर रही है, टिश्यूज़ को फॉर्म कर रहे हैं। तो स्क्लेडन साहब ने इतना ही देखा कि 1838 में इन्होंने काम किया और लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स यानी अलग अलग नंबर ऑफ बहुत सारे प्लांट्स को इन्होंने एग्जामाइन किया एंड उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स जो कि बाद में जाकर के टिश्यूज़ बना रहे हैं। अगर हम शॉन की बात करें तो शॉन एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे जिन्होंने एनिमल पे काम किया। इन्होंने जिस वक्त पे काम किया वो टाइम था 1839। इन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स पे काम किया, जैसे इन्होंने अलग अलग प्लांट्स पे काम किया वैसे इन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स पे काम किया और इन्होंने बोला कि सेल हैज़ अ थिन आउटर लेयर जिसको हम आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि सेल्स के पास एक पतला सा आउटर लेयर होता है, सेल के पास एक पतला सा आउटर लेयर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, आज हम उसको प्लाज्मा या फिर सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। तो शॉन जो थे वो जर्मन जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने बहुत सारे अलग अलग एनिमल सेल्स पर काम किया। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि सारे सेल्स के बाहर एक पतली सी आउटर लेयर है जिसको आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन कहकर पुकारते हैं। और इन्होंने प्लांट टिश्यू को भी, जब इन्होंने ये पता कर लिया एनिमल सेल्स में, तब इन्होंने फिर बाद में प्लांट टिश्यू को भी ऑब्जर्व किया, स्टडी किया उस पर, और उन्होंने देखा कि प्लांट में एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर है जो कि एनिमल में प्रेजेंट नहीं है। उन्होंने बोला कि यूनिक कैरेक्टर है इस प्लांट में जो कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल है। यानी उन्होंने बोला, सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया, 1839 में अलग अलग एनिमल सेल्स पर काम किए। एनिमल सेल्स पर काम करने से उनको पता चला कि जो सेल्स हैं, सारे सेल्स हैं, उनके बाहर एक पतली सी आउटर लेयर है जिसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, और ये सारी सेल्स के बाहर है। फिर उन्होंने प्लांट टिश्यू को अलग से स्टडी किया और उनमें देखा कि सेल मेम्ब्रेन तो थी ही जो एनिमल में, उसके अलावा एक यूनिक कैरेक्टर है प्लांट सेल में जिसको हम सेल वॉल कहते हैं, और ये एनिमल सेल में एब्सेंट होती है, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल एक यूनिक कैरेक्टर होती है प्लांट टिश्यू या प्लांट सेल की, ठीक है। तो प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है एंड एनिमल सेल में वो एब्सेंट होता है। तो इन्होंने एनिमल सेल्स पर काम किया, देखा कि सेल के पास एक बाहर एक थिन आउटर लेयर है जिनको उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला, और इन्होंने प्लांट टिश्यू पे स्टडी किया और उन्होंने बोला कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल एक यूनिक कैरेक्टर है प्लांट बॉडीज की। शॉन ने ही हाइपोथेसिस दिया। इसका मतलब क्या है कि शॉन ने पहले एनिमल सेल्स को ऑब्जर्व किया, उन्होंने बोला कि सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है हर सेल के बाहर। फिर प्लांट सेल को देखा तो उन्होंने बोला कि प्लांट सेल में एक और मेम्ब्रेन है जिसको वो कह रहे हैं सेल वॉल, और वो यूनिक कैरेक्टर है प्लांट का, सिर्फ प्लांट में होते हैं। तो शॉन ने अपने ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर हाइपोथेसिस दिया। हाइपोथेसिस किसने दिया था, अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन आ जाए तो शॉन ने दिया था। हाइपोथेसिस किसने दिया था, हाइपोथेसिस दिया था हमारे शॉन ने। शॉन ने ये हाइपोथेसिस दिया। हाइपोथेसिस का क्या मतलब होता है, थ्योरी विदाउट प्रूफ। ऐसी मतलब उन्होंने एक ऐसी थ्योरी दी जिसका अभी कोई उन्होंने प्रूफ नहीं किया, ठीक है, प्रूफ नहीं था उस वक्त, ठीक है। उन्होंने शॉन ने
थ्योरी दिया, यानी ऐसी थ्योरी दी जिसको अभी उन्होंने प्रूफ नहीं किया था। तो हाइपोथेसिस इज द थ्योरी विदाउट प्रूफ, यानी अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर उन्होंने ये हाइपोथेसिस दिया कि प्लांट और एनिमल बॉडीज़, जितने भी प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, वो सारे जो हैं वो सेल्स के बने हुए हैं और उस सेल के प्रोडक्ट से बने हुए हैं। ठीक है, यानी बहुत सारे सेल्स मिलकर के टिश्यू बना रही है एंड फिर ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। तो उन्होंने यही कहा। तो बेसिकली हाइपोथेसिस किसने दिया? हाइपोथेसिस श्वान ने दिया। कि हाइपोथेसिस उन्होंने दिया कि अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे कि प्लांट सेल्स और प्लांट बॉडीज़ एंड एनिमल बॉडीज़ में सारे ही, दोनों ही पूरे सेल्स के बने हुए हैं और प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स के बने हुए हैं। ये हाइपोथेसिस पहले किसने दिया? श्वान ने ही दिया। बाद में क्या हुआ कि स्लेडन ने भी प्लांट पे काम किया ही था और श्वान ने एनिमल पे काम किया ही था। तो श्वान और स्लेडन मिल करके इस बात को, इस हाइपोथेसिस को दोनों मिल करके प्रूफ करने में लग गए। श्वान ने हाइपोथेसिस दिया था, इसमें स्लेडन का कोई रोल नहीं है। श्वान ने अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर हाइपोथेसिस दिया कि प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो सेल्स से बने हुए हैं, उसके प्रोडक्ट से बने हुए हैं। लेकिन बाद में क्योंकि ये हाइपोथेसिस था, इसका प्रूफ चाहिए था, लोगों को तो प्रूफ चाहिए, तो स्लेडन और श्वान मिल करके फिर इस पर काम किए एंड इस थ्योरी को वो प्रूफ किए एंड इसीलिए वो ये चीज़ क्या बन गई? सेल थ्योरी बन गई। पहले वो हाइपोथेसिस थी, यानी इसका कोई प्रूफ नहीं था। ऐसी थ्योरी, हाइपोथेसिस का मतलब होता है कोई ऐसी थ्योरी जिसका कोई प्रूफ नहीं है, एंड थ्योरी का मतलब है कि अब ये प्रूव्ड हो चुका है। और स्लेडन एंड श्वान ने टुगेदर फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी, दोनों ने मिल करके सेल थ्योरी दी। अब हमारे आए रुडोल्फ वर्चो। अभी भी यहाँ पर क्योंकि सेल थ्योरी जो था वो अभी तक ये नहीं बताया कि जो सेल्स हैं, वो न्यू सेल्स, जो नए नए सेल्स बन रहे हैं, वो आखिर आ कहाँ से रहे। उन्होंने कोई एग्जिस्टेंस ऑफ न्यू सेल्स का कोई भी उन्होंने कुछ नहीं बताया। तो जो रुडोल्फ वर्चो थे हमारे, वो 1855 में आए। स्लेडन कब आए? 1838 में। श्वान कब आए? 1839 में। एंड रुडोल्फ वर्चो कब आए? 1855 में। ठीक है, 1855 में आए और इन्होंने बोला कि सेल डिवाइड्स एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि सेल डिवाइड करते हैं और जो नए सेल्स हैं वो बन रहे हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। यानी जो चीज़ें स्लेडन और श्वान ने नहीं बताई वो रुडोल्फ वर्चो ने बता दी। स्लेडन श्वान ने क्या नहीं बताई? ड्रॉबैक क्या था सेल थ्योरी का पहले? कि ये उन्होंने ये तो बताया कि सारे ऑर्गेनिज्म, यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हैं वो सब सेल से बने हुए हैं और बहुत सारे सेल्स मिल करके सेल जो है, बहुत सारी प्रोडक्ट्स अगर सेल्स की मिल जाए तो वो हमारी अलग अलग चीज़ें बना रही हैं, टिश्यूज़, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। तो स्लेडन एंड श्वान ने ये बताया कि सेल्स, ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सेल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स से बने हुए हैं। सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सेल को कंपोस्ट करते हैं और उनके प्रोडक्ट्स को कंपोस्ट करते हैं, पर इन्होंने ये नहीं बताया कि जो उनमें नए नए सेल्स बन रहे हैं वो आखिर आ कहाँ से रहे। तो रुडोल्फ वर्चो 1855 में आए और उन्होंने कहा कि सेल्स जो हैं वो डिवाइड करते हैं, यानी एक सेल है वो डिवाइड करके 2 सेल में बदल गया, फिर ये 2 सेल में डिवाइड किया एंड फिर ये अगेन 2 सेल में डिवाइड किया। तो ऐसे कर करके नए नए सेल्स बन रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि सेल क्या करते हैं? सेल डिवाइड करते हैं एंड न्यू सेल्स इसकी वजह से फॉर्म होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से। यानी जो सेल्स पहले प्रेजेंट थे, जो सेल पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं, प्री एग्जिस्टिंग, यानी जो सेल्स, ऐसे सेल्स जो बॉडी में पहले से एग्जिस्टेड थे, उन्होंने डिवाइड किया और नए सेल्स को बनाया। तो न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। उन्होंने एक लाइन कहा, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका क्या मतलब है? न्यू सेल्स आर अराइज्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो इन्होंने बेसिकली एडिट कर दिया सेल थ्योरी को, जो कि स्लेडन एंड श्वान ने फॉर्मुलेट किया था, उस थ्योरी को इन्होंने एडिट किया और सेल थ्योरी को एक फाइनल शेप दिया। फाइनल शेप क्या दिया? उन्होंने बोला कि सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं, जैसे उन्होंने बोला था ऑल प्लांट्स एंड एनिमल बॉडीज, बट इन्होंने बोला ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। बेसिकली ये लाइन किसने दिया था? ये लाइन दिया था स्लेडन एंड श्वान ने। फिर उन्होंने एक और ऐड किया, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितने भी सेल्स हैं वो सारे पहले जो सेल्स प्रेजेंट थे उनसे ही अराइज कर रहे हैं, उनसे ही उनका जन्म हो रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा टोटल सेल थ्योरी। बेसिकली सेल थ्योरी में हमने क्या पढ़ा कि 3 साइंटिस्ट का रोल है, स्लेडन, श्वान एंड रुडोल्फ वर्चो का। स्लेडन जो थे वो जर्मन बॉटनिस्ट थे, श्वान जो थे वो जर्मन जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने 1838 में काम किया, इन्होंने 1839 में काम किया। स्लेडन ने कहा
कि उन्होंने बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को देखे और फिर उन्होंने कहा कि सारे प्लांट्स जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से बनी हुई हैं जो कि बाद में जाके टिश्यू बना रही है। फिर श्वान ने एनिमल सेल्स पर काम किया अलग अलग तरह के। उन्होंने बोला कि जो सेल्स होती हैं वो उनके बाहर में एक पतली सी आउटर लेयर है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह रहे हैं। फिर उनके मन में चुल था तो प्लांट में भी देखने का कि एनिमल में तो सेल मेम्ब्रेन है, प्लांट में क्या है। फिर उन्होंने प्लांट सेल को देखा तो उनको पता चला कि प्लांट सेल में एक और मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं और ये प्लांट्स की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो फिर श्वान ने बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशंस उन्होंने एक हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट किया। उन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया जिसका मतलब जो अभी तक प्रूफ नहीं हुआ था, बस उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे स्टेटमेंट्स दिए कि जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो सेल से कंपोज है, यानी सेल से बने हुए हैं। सेल जो है बिल्डिंग ब्लॉक होता है एक ऑर्गेनिज्म का एंड उनके प्रोडक्ट से बने हुए हैं। ये कहा हमारे श्वान ने। बाद में टुगेदर स्क्लेडन एंड श्वान ने मिल करके सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया। रुडोल्फ वर्चो जो थे फाइनल शेप दिया सेल थ्योरी को, फाइनल स्टेटमेंट्स दिए सेल थ्योरी को, बेसिकली एडिट किया सेल थ्योरी को, क्योंकि सेल थ्योरी हमें ये नहीं बताता था कि नए सेल जो है वो कहाँ से आ रहे हैं। तो रुडोल्फ वर्चो 1855 में आए। उन्होंने बोला कि जो सेल हैं जो पहले से प्रेजेंट थे सेल, जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो डिवाइड कर रहे हैं और न्यू सेल्स को फॉर्म कर रहे हैं। इस लाइन को उन्होंने बोला ओमनिस सेल्ला ई सेल्ला, यानी नए सेल जो हैं वो पुराने सेल से ही बन रहे हैं। जो पुराने सेल्स पहले से प्रेजेंट है वो डिवाइड कर रहे हैं और वो नए सेल्स को बना रहे हैं। और उन्होंने सेल थ्योरी को एक फाइनल शेप दिया। उन्होंने बोला कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, जो कि स्क्लेडन एंड श्वान ने फॉर्मुलेट किया था। और ऐड किया उन्होंने कि ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी सेल का नई सेल की एग्जिस्टेंस कहाँ से है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। ये बेसिक व्हाट इज सेल, सेल कितने तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, 3 साइंटिस्ट के बारे में हमने बात करी, सेल थ्योरी की बात करी। अब हम लोग एक बार एनसीईआरटी देख लेते हैं। When you look around, you see both living and non-living things. ठीक है, हमें दोनों ही दिखते हैं. You must have wondered and asked yourself what is it that makes an organism living. तो हम लोग हमेशा ये सोचते हैं, ऑल्दो कुछ नहीं सोचते होंगे, बट साइंटिस्ट जो थे उन्होंने ये सोचा कि जो ऑर्गेनिजम्स ऐसे ज़िंदा ऑर्गेनिजम्स हैं और जो नॉन लिविंग है और जो लिविंग है उनमें क्या डिफरेंस, आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो लिविंग बनाती है किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, द आंसर टू दिस इज़ द प्रेजेंस ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसका आंसर क्या है कि हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, बेसिक चीज़ है जो कि उनको ज़िंदा बना रही है, जो कि क्या है, सेल है, जो कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, सम आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल, 2 तरह के ऑर्गेनिज्म होती है, कुछ में एक ही सेल होते हैं जिनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, बाकी जो दूसरे होते हैं वो बहुत सारे सेल्स के बने हैं, उनको हम क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ये सारी बातें मैंने नोट्स में इंक्लूड करी है। अब सेल क्या है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, इवन जिनके पास सिंगल सेल है वो भी अपनी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, मतलब अपने जीवन के लिए खुद पे जिम्मेदार हैं एंड परफॉर्म करते हैं सारे एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ को। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। कुछ भी एक कंप्लीट स्ट्रक्चर सेल के से अलग अगर कम है तो उसको हम कहेंगे कि वो इंडिपेंडेंटली जी नहीं सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमारा सेल है वो फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का। फिर हम साइंटिस्ट के बारे में बात करें तो एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले देखा था किस सेल को और डिस्क्राइब किया था, लाइव सेल को। सबसे पहले किस सेल को देखा था, तो लाइव सेल को एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने देखा था। फिर अगर हम रॉबर्ट ब्राउन की बात करें तो उन्होंने बाद में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। एंड रॉबर्ट हुक की बात करें तो उन्होंने डेड कॉर्क सेल को देखा था। The invention of the microscope and its improvement leading to the electron microscope revealed all the structural details of cell। यानी जब से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमारा आया तो हम उसके बाद से सेल के अंदर की सारी डिटेल स्ट्रक्चर, सारे कंपोनेंट्स को पढ़ पाए हैं। अब सेल थ्योरी की बात करते हैं। 1838 में कौन आए, मैथियस स्क्लेडन आए, जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स पर काम किया और ऑब्जर्व किया कि सारे प्लांट्स जो हैं वो अलग अलग तरह के सेल से बने हुए हैं, जो कि बाद में क्या फॉर्म कर रहे हैं, टिश्यूज़ बना रहे हैं। सेम टाइम पे थियोडर श्वान आए हमारे पास, जो कि 1839 में आए।
मतलब 1 साल के बाद आए 1839 में थोडर श्वान, और ये जर्मन जूलॉजिस्ट थे। देखो ये चेंज हो गया है ना, यहाँ पहले ब्रिटिश था, जर्मन जूलॉजिस्ट थे वो, और उन्होंने अलग अलग तरह के एनिमल सेल्स पे काम किया, और उन्होंने रिपोर्ट किया कि एनिमल सेल्स में बाहर एक थिन पतली सी आउटर लेयर होती है जिसको आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। उन्होंने अपने स्टडीज़ को और फर्दर इन्हांस किया और प्लांट टिश्यूज़ को देखा। उन्होंने बोला कि प्लांट्स में एक यूनिक कैरेक्टर है जो कि क्या है, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। ठीक है, और अपने स्टडी के बेसिस पर देखो ये लाइन यहाँ पर लिखा हुआ भी है एकदम अलग से कि श्वान प्रपोज द हाइपोथेसिस, यानी स्क्लेडन ने हाइपोथेसिस नहीं प्रपोज किया, श्वान प्रपोज द हाइपोथेसिस दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। और जो हमारे स्क्लेडन एंड श्वान थे उन्होंने टुगेदर बाद में मिल करके फॉर्मुलेट सेल थ्योरी को, अगर क्वेश्चन आता है कि सेल थ्योरी को किसने फॉर्मुलेट किया, तो सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट स्क्लेडन एंड श्वान दोनों ने मिल करके किया था। लेकिन अगर सिर्फ क्वेश्चन आता है कि हाइपोथेसिस किसने दिया कि जो सारे ऑर्गेनिज्म है वो सेल से कंपोज है, तो हाइपोथेसिस सिर्फ श्वान ने दिया था, लेकिन सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट स्क्लेडन एंड श्वान ने मिल करके किया। लेकिन ये जो थ्योरी थी इसमें एक ड्रॉबैक था। ड्रॉबैक क्या था, ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती थी कि न्यू सेल्स कैसे फॉर्म हो। बाद में रुडोल्फ वर्चो साहब आए 1855 में, एंड उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला, यानी कि सेल्स डिवाइड करते हैं और न्यू सेल्स की फॉर्मेशन जो होती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से हो रही होती है। ठीक है, ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ स्क्लेडन एंड श्वान टू गिव अ सेल थ्योरी अ फाइनल शेप। उन्होंने सेल थ्योरी को फाइनल शेप दिया, और सेल थ्योरी में उन्होंने बोला कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, और दूसरा ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर खत्म होता है, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ओवरव्यू ऑफ सेल की, जिसमें सेल कैसे दिखते हैं, क्या क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन, और इसके बाद हम प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, वो तुरंत हो जाएगा एक लेक्चर में, एंड यूकैरियोटिक सेल्स के में हम बेसिकली एक एक ऑर्गेनेलीज के बारे में स्टडी कर रहे होंगे। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए और सच में समझ आए तो प्लीज़ इस लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, एंड अगर ये नोट्स चाहिए हो तो एम टू नीट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।